नमस्कार, सेफ्टी टॉक की रिवीजन 3 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये एक रिवीजन वीडियो है, इसीलिए इस वीडियो में रिवीजन 2 वीडियो के बाद जितने भी वीडियोस सेफ्टी टॉक्स ने बनाए हैं उन वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप पे या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर मिले हैं उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अरविंद से। अरविंद, क्या क्वेश्चन आपके पास आए हैं? मेरे पास 2 क्वेश्चंस है। इसमें पहला क्वेश्चन है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को कैसे कनेक्ट करें सेफ्टी सिस्टम से। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को सेफ्टी सिस्टम से कैसे कनेक्ट किया जाए? तो इसको हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं फैक्ट्री रूल्स रूल नंबर 73L5 जो कि सेफ्टी पॉलिसी के लिए बना हुआ है। उसमें ये क्लियरली बताया गया है कि आपको अपनी सेफ्टी पॉलिसी में इस चीज़ को इंक्लूड करना है कि आपके जो एम्प्लॉय होंगे उनके जो ईयरली परफॉर्मेंस होते हैं उसको आपको सेफ्टी से कनेक्ट करना है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि जो भी अप्रेजल्स होते हैं इंसान के इंडस्ट्रीज में, तो उस अप्रेजल में उनमें सेफ्टी के भी मार्क्स जोड़े जाएं कि इंसान अपने कामों को कितना सेफली कर रहा है, कितने सेफ्टी ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहा है, कितने सेफ्टी ट्रेनिंग्स वो प्रोवाइड कर रहा है और काम करते वक्त वो रिस्क और हजार्ड को किस हद तक कम कर रहा है। इस चीज को इंक्लूड किया जाना चाहिए और इसी चीज को इंसान का या एम्प्लॉय का सेफ्टी परफॉर्मेंस कहा जाएगा। अगला सवाल अनवरुल आपकी तरफ से। मेरी तरफ से एक सवाल है कि जो 10 मिनट्स का जो स्पीच होता है, हाँ, उसको हम लोग टीबीटी या फिर ट्रेनिंग में उसको ले सकते हैं। अच्छा, ओके। Yes. तो यानी कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अगर 10 मिनट के लिए हम किसी को कुछ बता रहे हैं तो उसको ट्रेनिंग कहा जाए या टीबीटी कहा जाए। ओके, ट्रेनिंग या टीबीटी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। बिल्कुल। ट्रेनिंग और टीबीटी में फर्क यह है कि ट्रेनिंग में आप इंसान का स्किल डेवलप करेंगे और टीबीटी में आप जो इंसान को चीजें पता है उसी चीज का आप रिवीजन करवाएंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 मिनट में बताई जाने वाली चीज टीबीटी है। आप 10 मिनट में भी किसी इंसान का स्किल डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके, तो 10 मिनट की भी ट्रेनिंग हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 10 मिनट में बताई जाने वाली चीज जो है वो टीबीटी होगी। ये टाइम पर डिपेंड नहीं होता है। आप स्किल डेवलप कर रहे हो या नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट, बिल्कुल। अगला सवाल हम अपनी तरफ से बताना चाहेंगे। एक क्वेश्चन पूछा था हमें किसी ने कि नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करना जरूरी है क्या? ऑब्वियसली यस। तो ये जरूरी है क्योंकि यदि हम इसको कनेक्ट करें सेफ्टी ऑफिसर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, तो उसमें एक महत्वपूर्ण लाइन कही गई है कि सेफ्टी प्रमोशनल एक्टिविटीज कंडक्ट करवाना ये सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है। करेक्ट। नेशनल सेफ्टी वीक जो है वो हमें इस चीज की अपॉर्चुनिटी देता है कि हम सेफ्टी के कल्चर को प्रमोट करें। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली नेशनल सेफ्टी वीक को सेलिब्रेट करना एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है। अगला सवाल अरविंद। अभी दूसरा सवाल है कि वर्क प्लेस इमरजेंसी में ओरिजिन ऑफ हजार्ड जो होता है वो साइट प्रीमाइसेस के अंदर होना चाहिए या साइट प्रीमाइसेस के बाहर का भी होता है? ओके, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी कोई भी ऐसी घटना है जिसमें बहुत जल्दी इंसान को स्टेप लेना पड़ेगा, अदरवाइज इंजरी ज़्यादा होगी या फिर प्रॉपर्टी डैमेज ज़्यादा होगा या फिर एनवायरनमेंट को डैमेज ज़्यादा होगा। करेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि ओरिजिन ऑफ हजार्ड वो आपके प्रीमाइसेस का ही होगा या बाहर होगा? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि जिस चीज़ से आपके यहाँ पे इमरजेंसी आएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हजार्ड या वो रिस्क आपके प्रीमाइसेस के अंदर ही होगा। हो सकता है कि बाहर से कोई हजार्ड आ जाए, ऐसा हो सकता है अनवरुल, यस, है ना? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रीमाइसेस वाली चीज़ की वजह से ही आपके यहाँ पे इमरजेंसी घटित हो। इमरजेंसी के लिए बाहर से भी कोई हजार्ड या रिस्क आ सकता है। उसके लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए और अकॉर्डिंगली हम अपना इमरजेंसी प्लान बनाते हैं।
नेक्स्ट सवाल कोई अनवरुल आपकी तरफ से? हाँ, मेरे तरफ से एक और क्वेश्चन है कि वाई रूल्स ऑफ वर्किंग आवर्स हाँ not follow at our all the industries or construction any other factories. अच्छा, हाँ, in premise precise level. इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था Okay. कि अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हाँ, फॉलो उसमें नहीं कुछ- हो पा रहे हाँ, हैं और कुछ वो शायद modification भी कर 90 सकते हैं, hours का- वो 90 Obviously. आवर्स की भी बात उठी थी उसमें। ओके, तो एक्चुअली हमें ये लगता है, अनवरुल आप बताइएगा व्हाट यू थिंक अबाउट इट। लोग कह रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वर्किंग आवर्स से रिलेटेड वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। तो आई फील कि इसके पीछे हमारा लॉ जो है वो सबसे ज़्यादा दोषी है, क्योंकि जब हम BOCW एक्ट, फैक्ट्री एक्ट और ये सारी चीज़ें ये सारी बुक्स हम उठाते हैं तो इनमें क्लैरिफिकेशन ठीक से नहीं दिया गया है। पहली लाइन दी गई है कि एक इंसान साइट पे 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा दिन में। फिर दूसरी लाइन दी गई है कि इंसान का वर्किंग आवर्स और ब्रेक टाइम सब कुछ मिला कि वो 12 घंटे से ऊपर काम नहीं करना चाहिए। फिर एक लाइन दी गई है कि एक इंसान हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, अलग अलग ऑप्शंस आ गए हैं एम्प्लॉयर के पास। एक्चुअली डिप्लोमेटिक वर्ड में हाँ, हो गया। तो एम्प्लॉयर के पास 3 से 4 अलग अलग ऑप्शन है और एम्प्लॉयर क्या करते हैं, चारों ऑप्शन को चूज करके उसको 19 आवर्स का रख देते 90 hours करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर 4 ऑप्शन होंगे Yes. तो एम्प्लॉयर उनमें से एक ऑप्शन लेगा और कहेगा कि मैं तो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हूं। और सबसे कॉमेडी की बात ये है, इंटरेस्टिंग बात, कि एम्प्लॉयर जो होते हैं वो टोटल जितने भी रूल्स है सबको एक जगह जमा कर लेते हैं, और जो एम्प्लॉय जो होते हैं वो सबसे मिनिमम वाला, कम वाला जो है वो कैलकुलेट करके चलते हैं कि मुझे तो एक्चुअली हमको लगता है कि इसमें हमारा लॉ दोषी है। हमारे लॉ में एक सिंगल लाइन सटीक तरीके से अगर लिखी जाती है Yes. कि इतने इतने आवर से ज़्यादा इंसान काम नहीं करेगा और वही चीज़ सब जगह इम्प्लीमेंट कराई जाए, तो हर इंसान, हर इंडस्ट्री, हर एम्प्लॉयर मजबूर हो जाएगा उस रूल को फॉलो करने के और लिए। ये नॉट ओनली द स्टेट वाइज, ये सेंट्रलाइज होना चाहिए। Correct. मींस कि हर एक स्टेट को ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो फॉलो करना फॉलो है। करना चाहिए, हाँ, अगर आप एडिशनल कुछ करवा रहे हैं तो एडिशनल आपको वेजेस देना करके उसको कवर करना है। कवर करना है। यस यस, ये बात भी सच है कि वेजेस दिए जाते हैं, हाँ। लेकिन उनमें भी बहुत फायदा उठाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं डिप्लोमेटिकली ना दे के एक सिंगल लाइन में दी जाए और रूल एक सिंगल लाइन में बनाया जाए, ताकि एम्प्लॉयर किसी भी चीज का फायदा ना उठा सके। बिल्कुल। और उस दिन डेफिनेटली हमारे देश में ये रूल सटीक तरीके से, सही तरीके से फॉलो किया जाएगा। और ये फॉलो करने का एक ये भी है उसका एडवांटेज कि साइको सोशल जो हजार्ड है वो भी मिनिमाइज होगा। करेक्ट, क्योंकि ये वर्किंग आवर जो है जितने ज़्यादा होते जा रहे हैं, आज हर लेवल पे इंसान के लिए एक बहुत बड़ा साइको सोशल हज़ार्ड है। इंसान अपनी पर्सनल लाइफ नहीं जी पा रहा है इस चीज़ की वजह से, ना ही अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें किसी ने पूछा था कि ब्लीवी के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था। ब्लीवी इज नथिंग बट बॉइलिंग लिक्विड एक्सपांडिंग वेपर एक्सप्लोजन। तो किसी ने हमसे पूछा था कि ऑक्सीजन गैस ये फ्लेमेबल तो है नहीं, तो क्या ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में ब्लीवी होने के चांसेस हैं क्या? तो इसका जवाब है हाँ। ब्लीवी होने के लिए गैस का फ्लेमेबल होना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि हमने वीडियो में भी डिस्कस किया है कि ब्लीवी कब होगा, कि जब कन्फाइंड स्पेस यानी कि आपका जो गैस सिलेंडर है उसके अंदर गैस है वो लिक्विफाइड ये फॉर्म में है, और जब वो गर्म होने लगेगी तब वो वेपर में तब्दील हो जाएगी, और वेपर में तब्दील होने के बाद वो वेपर्स उस कन्फाइंड स्पेस से बाहर आने की कोशिश करेंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा जब वेपर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो उसको ब्लास्ट करके बाहर आएगा। तो ये वेपर्स बदलने के लिए, लिक्विड से वेपर्स बदलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि फ्लेमेबल ही हो, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो नॉन फ्लेमेबल गैस का भी रहेगा और फ्लेमेबल गैस का भी रहेगा, क्योंकि बॉइलिंग हो रहा है। करेक्ट। तो ब्लीवी होने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि गैस फ्लेमेबल ही हो। नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। किसी ने हमसे पूछा था कि हमारे जो वर्क परमिट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमको कितने दिनों तक संभाल के रखना है। तो अगर हम एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 17893 की बात करें
तो उसमें कहा गया है कि मिनिमम 1 महीने तक आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वर्क परमिट से रिलेटेड वो सब कुछ संभाल के रखने हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, जितने भी हमारे क्लोज वर्क परमिट्स हैं, साथ ही साथ हमारा जो परमिट रजिस्टर है 1 महीने का, वो सारे रिकॉर्ड भी हमको मिनिमम 1 महीने तक रखने होंगे। अब बात आती है क्यों, ये सिर्फ ऑडिट रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जब भी कोई दुविधा आती है, कोई घटना घटित होती है उस समय में तो उस समय पे ये सारे रिकॉर्ड हमको वहीं से ही मिलेंगे, जो रिकॉर्ड हमने सेफ्टी डिपार्टमेंट ने और हमारे एग्जीक्यूशन टीम ने संभाल के रखा हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि मिनिमम 1 महीने तक, वैसे तो 17893 में कहा गया है 1 महीने, बट वी रेकमेंड कि यदि आप 3 महीने तक रखो तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, अब रखो का सेंस एक ये भी आता है कि हाँ, अब जो करंट जितने भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको आप ये क्या बोलते हैं कि रेफर करने के लिए आप रख सकते हैं, बट मेरा तो सजेशन ये भी रहेगा कि आपका जो बैक डेटेड जो डाटा है या फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके पास सुटेबल और सही जगह है तो आप उसको वहाँ एज ए रिकॉर्ड के लिए चाहे तो आप रख सकते हो। करेक्ट करेक्ट, हाँ, वो भी एक कहीं ना कहीं लगता है मुझे कि जरूरत है, ये जरूरत हो जाएगी बिल्कुल, सच में ये सहूलियत रहेगी। क्योंकि अगर फ्यूचर में जाके किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ी, कोई भी रिकॉर्ड चाहिए होगा, वो बैक डेटेड रिकॉर्ड, तो वो आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगा, वो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी एक प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है कि परमिट जो हम लोग भरते हैं, बहुत मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वहाँ का सेफ्टी ऑफिसर ही परमिट को भरता है, तो वो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वो परमिट एक लीगल रिक्वायरमेंट है, इसलिए डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखो क्योंकि वो ऑडिट का पर्पज में वो आ गया, ऑडिट पर्पज के लिए यूज होएगा वो, ठीक है। तो बट रियल में क्या सिर्फ है वो परमिट सेफ्टी ऑफिसर भर देगा तो चलेगा क्या? नहीं, पहली बात तो यदि हम इंडियन स्टैंडर्ड 17893 की बात भी करें तो वहाँ पे परमिट सिस्टम में सेफ्टी डिपार्टमेंट का या सेफ्टी ऑफिसर का रोल जो है सिर्फ इतना है कि सबसे पहले जो परमिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो परमिट्स आपको डेवलप करके देने हैं, ओके, परमिट्स के फॉर्मेट। करेक्ट। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन में नीचे से लेके ऊपर के लेवल तक आपको परमिट के लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करनी है। बिल्कुल। और तीसरा, जो एग्जीक्यूशन टीम है वो परमिट सिस्टम को फॉलो कर रही है या नहीं, ये आपको मॉनिटर करना है। हाँ, उसका इफेक्टिवनेस जो है वो भी एक रिव्यू करते रहना है, चेक मॉनिटर करना है। और चौथी चीज, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करना है। बिल्कुल, ओके। लेकिन परमिट लेने का काम, परमिट अप्रूव करने का काम, परमिट क्लोज करने का काम, ये सब कुछ एग्जीक्यूशन टीम को ही करना है। और अब बात आती है क्यों, क्योंकि काम कराने वाली एग्जीक्यूशन टीम ही है, उन्हीं को ज्यादा अच्छी तरह पता है कि उन काम करते वक्त कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है, और वो चेकलिस्ट के तौर पे परमिट में जो दी गई हैं वो रिक्वायरमेंट उन्होंने पूरी की है या नहीं। एक्चुअली उसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ के लेते हैं कि जो परमिट होता है ना, परमिट में जो चेक पॉइंट होता है, वो परमिट जब एक इंजीनियर भरता है तो उसको पता चलता है कि मुझे एक्चुअल वर्क प्लेस पे मुझे क्या क्या चेक करना चाहिए। करेक्ट। उसको एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग जब मार्केट में जाते हैं ना, इवन हम लोग ग्रोसरी आइटम भी लेने के लिए जाते हैं कभी वीक में मार्केट करने के लिए, अगर हमारे पास लिस्ट नहीं है ना तो जाहिर सी बात है हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो परमिट इसलिए रहता है कि उसमें जो चेक पॉइंट हमारा जो कंसर्न पर्सन है उसमें एक एक जो पॉइंट है वो परमिट देख के चेक करके जब भरता है तो उसको याद आता है या रिमेंबर होता है, क्लिक होता है माइंड में कि ये पॉइंट मुझे देखना है, क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ से वो करता है, कनेक्ट करता है। तो अल्टीमेटली अगर हम, जैसा कि अरविंद ने कहा, इसका सारांश अगर हम देखें तो परमिट जो है वो काम का रिक्वायरमेंट है, परमिट सेफ्टी डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर कोई ऐसे सोचता है कि परमिट जो है सेफ्टी ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है, इसीलिए परमिट को हमको पूरा करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। परमिट जो है एग्जीक्यूशन टीम के द्वारा किए जाने वाले काम का रिक्वायरमेंट है, सेफ सिस्टम से हम लोग काम कर सके उसके लिए रिक्वायरमेंट, इसीलिए परमिट है। करेक्ट। जबकि हम लोग सोचते हैं कि ऑडिट पर्पज के लिए यूज होता है, बट वैसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और परमिट का तो लोग क्या बोलते हैं कि बिजनेस टाइप का जो बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ को यहाँ पर वैसा कर दिया परमिट सिस्टम को ना, अपनी मर्जी से कोई रूल्स, कोई एक्ट, कुछ भी नहीं, कोई उसका जो क्या बोलते हैं जो
अटैचमेंट रहता है, जो रूल्स में मेंशन किया जाता है कि ये सब आपको मेंशन करना, कुछ भी नहीं, अपनी मर्जी से जो भी आए जितने भी है उठा करके हर जगह से कलेक्ट करो और पूरे परमिट में ही डाल दो। क्या होता है ना कि परमिट को इतना सुटेबल बनाना चाहिए कि लोग इजीली उसको फॉलो कर सके और इजीली उसको प्रोसेस में ला सके, हाँ अंडरस्टैंडिंग कर सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। नॉट ओनली द टिक 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 टिक। लोग क्या करते हैं, एक बार अगर ये देख लिया पुराने परमिट में यस डाला था तो नए वाले परमिट में भी पूरा यस 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 कर डाल देंगे, बिकॉज कि हम लोगों ने इतने पैरामीटर्स डाल दिए उसके अंदर में कि लोग टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे करना क्या है एक्चुअल में, उनको टाइम कंज्यूमिंग। और राइट उसके लेटर्स जो होते हैं ना, टेक्स्ट जो होते हैं, ओ माय गॉड, हाँ, जिसकी आंख सही भी है उनको भी चश्मा लगाना पड़ जाए कि वो टेक्स्ट लिखे क्या हुए। आई एम टोटली एग्री विद दिस पॉइंट। इस चीज से एक और चीज उठ के आती है, बहुत सारे लोग हमको पूछ भी चुके हैं कि डॉक्यूमेंट के ऊपर हमको एक वीडियो बनाना चाहिए। Yes. हम लोग वो वीडियो फ्यूचर में बनाने भी वाले हैं, Definitely we will. लेकिन ये सच्ची बात है कि सेफ्टी विदाउट डॉक्यूमेंट नहीं हो सकती है। लेकिन ये भी खरी बात है कि डॉक्यूमेंट्स जितने कम हो उतना बेहतर। आपको डॉक्यूमेंट सारांश में रखने हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए आपको पोथी लिख देनी है। वो सही तरीके से होना चाहिए, वो सही तरीके से और सारांश में होना चाहिए ताकि आपकी एग्जीक्यूशन टीम उसको पढ़े और फॉलो भी करे। लेकिन यदि जैसे कि अनवरुल ने अभी डिस्कस किया कि इतने सारे पॉइंट उसमें डाल देते हैं कि लोग उसको पढ़ते ही नहीं हैं। जो एक्चुअल पॉइंट है, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, उन्हीं पॉइंट को आप उसमें शामिल कीजिए ताकि आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट सही तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से पूरे हों। yes. तो यही वो सारे क्वेश्चंस थे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस हैं हमारे पास फिलहाल? नहीं फिलहाल, और मैं थोड़ा सा और इंटरफेयर करना चाहूँगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे अरविंद ने बोला था कि हमारे जो वर्कर के एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस जो है या फिर उनका एक्टिविटी क्यों ना हम लोग सेफ्टी प्रोसेस में क्यों नहीं इंक्लूड, कैसे इंक्लूड करें। तो मैं प्रीवियस एक कंपनी में था, आई थिंक आप भी थे, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। उसमें मैंने एक बहुत ही अच्छा चीज़ देखा कि जितने भी एग्जीक्यूशन टीम जो थे ना, उनके जो की परफॉर्मेंस एरिया जो होता है, लोगों के जो एनुअल अप्रेजल का जो ये बना KPI और KI, तो उसमें वो चीज का उन लोगों का मेंशन रहता है कि आप हर मंथ में कितना डेबिट मारते हैं। वो आपके KRA में है कि आपको हर महीने में 2 डेबिट मारना है। यहाँ पर अगर किसी इंजीनियर को बोलो ना कि भाई डेबिट मार के आप दो, तो वो क्या बोलते हैं, सर हमको काम भी कराना है और मैं डेबिट ही मारूंगा तो सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये सिस्टम से हमको ऊपर निकल करके आना है, बिकॉज all the employee, all the workers are responsible for the safety, not only the safety department. That's true. तो वो उनको भी वो चीज करना है, उनको TBT लेना है, उनको क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन उनको भी डालना है, क्योंकि कुछ अनसेफ हो रहा है तो वो भी ऑब्जर्वेशन डाल सकते हैं। बट लोगों के माइंड सेट से हमको उन लोगों को बाहर निकालना है। हमारा चैनल इसके लिए अभी फेमस होने वाला है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सही तरीके से सटीक तरीके से हम बताएंगे उनको, ताकि वो लोग भी उससे बाहर आ सके और सही तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाले। राइट, आपने जो बोला ना, ये एक्चुअली डिपेंडेंट फंक्शन नहीं है सेफ्टी का, ये एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट फंक्शन है कि इंटरडिपेंडेंट सब सेफ्टी सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, ईच एंड एवरी वर्कर एंड स्टाफ, सबको सेफ्टी देखना है, तब जाके रियल में एक्सीडेंट रुकेगा और सेफ्टी सिस्टम डेवलप होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली हम लोग उस लेवल तक जाएंगे कि जो हमारे भाई लोग जो है, अगर वो सही तरीके से नहीं समझ पा रहे ड्यू टू द एनी रीजन, बिकॉज उनको उस तरीके का स्टार्टिंग में या एजुकेशन लाइन में अवेयरनेस या उनकी जानकारी या उनका ट्रेनिंग नहीं दिया गया होगा, तो हम अपना सेफ्टी टॉक के माध्यम से उनको उस चीज़ के लिए अवेयर करेंगे कि वो उस चीज़ के लिए जागरूक हो, और सारे जो काम करने वाले मजदूर भाई लोग उन सब की सेफ्टी हम सब मिल करके करें। करेक्ट ना? करेक्ट। यस, थैंक यू अनुरुल, थैंक यू अरविंद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यदि इसके अलावा आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए, सेफ्टी टॉक्स आपके सारे सवालों के जवाब देगा। थैंक यू, धन्यवाद।